नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को समझ रहे हैं। अभी तक हम लोग इस वीडियो सीरीज में टोटल 12 क्लास में टोटल 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 13वें क्लास में हम लोग 8वें चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इस मौर्य साम्राज्य में टोटल 59 क्वेश्चन है। इस मौर्य समाज में कितने क्वेश्चन है? टोटल 59 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग इसके 30 क्वेश्चन जो है उसको कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मौर्य साम्राज्य का अध्ययन बिहार एक परिचय पुस्तक से। फर्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था आपको? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन था आपको? बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद वंश का आखिरी राजा कौन था? तो धनानंद। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। तो इतिहास में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम सम्राटों में से था जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतियों से इतिहास के पृष्ठ में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए। तो ये है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपको थी पाटलिपुत्र में। नंद वंश की राजधानी कहां पर थी? तो पाटलिपुत्र में। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा बुक में पढ़ लेते हैं। तो साम्राज्य का विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार के समय से प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त के समय पर पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तो मगध साम्राज्य का जो विस्तार बिंबिसार के समय से स्टार्ट हुई थी, वही परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक चलती रही। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र, पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपरा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। यही चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के साम्राज्य की सीमा भी थी, और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की भी सीमा जो है आपको अफगानिस्तान के बाउंड्री पर पड़ रहा है। और इसमें आप लिखा गया पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो है इस विशाल साम्राज्य की राजधानी रहती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित जो मौर्य साम्राज्य है वह पूर्व से पश्चिम तक, मगध से लेकर इधर आपको सौराष्ट्र, ऊपर में इतिहासकार स्मृति के अनुसार हिंदकुश की पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। तो हिंदकुश पर्वत जो था आपको सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भी बाउंड्री का काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, अपने गाइड, अपने मालिक चाणक्य की मदद से मगध की सत्ता प्राप्त की थी। मैं मालिक शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही 1000 करसापन देकर खरीदा था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का मालिक भी हुआ। लेकिन वे उसे अपने शिष्य की तरह, अपने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करता था, उसको गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करता था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए था जो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 करसापन देकर खरीदा था। यहाँ देखिए, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने बालक के भावी गुणों का अनुमान किया। उसने शिकारी को 1000 करसापन देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। किसने? चाणक्य ने। और फिर चाणक्य जो तक्षशिला का टीचर था, शिक्षक था, वहां पर तक्षशिला उसे ले गया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे बहुत चीज बातें बताई, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य का एक व्यक्तित्व निखरा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है समाज की स्थितियों को समझ पाया। तो हम लोग देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में उसके गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त भी जिसका नाम है, कौटिल्य भी जिसका नाम है, उसकी सहायता और उसका सहयोग बहुत ज्यादा रहा। कहानी है जो इस बचपन में उसे चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी जो है खरीद लेता है और उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है
और चाणक्य जो है उस उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करसापन देकर, करसापन उस समय का करेंसी है। तो ये है आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की, तो चाणक्य। धनानंद तो आखिरी नंद वंश था का राजा था, जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस एक यूनानी राजा है, जिससे 305 बीसी में माना जाता है, 305 बीसी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसके तहत मौर्य वंश का जो बाउंड्री है हिंदकुश पर्वत बन जाता है। हिंदकुश पर्वत से पश्चिम की ओर सेल्यूकस निक्टर यूनानी राजा का शासन, और उसके पूर्व में आपको मौर्य वंश का शासन। मेगस्थनीज सेल्यूकस निक्टर के दरबार से आने वाला राजदूत था। किसके दरबार में? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया? तो याद रखिएगा, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए यहाँ पर किसी बुक में 321 ईसा पूर्व भी है, यहाँ पर 322 ईसा पूर्व भी है। तो मोटा मोटी आपको थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन मिलता है, जो कब स्टार्ट 20, 21, 22, ये तीनों डेट आपको मिल जाता है, लेकिन यही तीनों मिलेगा 20, 21, 22। अलग अलग सोर्स में 20, 21, 22 ईसा पूर्व आपको डेट मिलता है। एग्जैक्ट पता नहीं है, एग्जैक्ट में इतिहासकार कंफ्यूज्ड हैं खुद, लेकिन हमको एक आइडिया होना चाहिए जो 320 से लेकर 322 तक का जो डेट है ईसा पूर्व का, मैक्सिमम बुक में हमें मिलता है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको, ये मान लीजिए भारत है, तो ये जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी इलाका पर पहले अपना साम्राज्य स्थापित करता है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी जो संरक्षक था, यूनानी जो ने यूनानी जो सिपाही सब थे, उसको ये कब भगाता है? 322 ईस्वी में। कहां से? पंजाब वाले इलाके से, पंजाब वाले पश्चिमी भारत से हटाता है। पहले देखिए 323 ईस्वी में सिकंदर मरता है, और सिकंदर के मरने के बाद इसका जो साम्राज्य आपको पूरे पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, ये पूरा साम्राज्य 323 ईस्वी के बाद ये यहाँ पर जो इसका सिपाही सब था, इसको यहाँ से भगाया जाता है, और उसके बाद इस इलाके में पहले चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य स्थापित करता है, लगभग में 322 ईसा पूर्व में। उसके बाद ये जो मगध वाला इलाका है, धनानंद का जो इलाका है, वहां पर धनानंद को पराजित करता है, और मगध में अपना सत्ता, अपनी शक्ति स्टार्ट करता है। तो ये है कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व, इसमें ऑप्शन है, ये सही मान लिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज सेल्यूकस निक्टर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो देखिए बुक में लिखा है संभवतः वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है हमें। मध्यकालीन भारत की इतिहास में तो कुछ एग्जैक्ट डेट मालूम भी है। जब हम लोग प्राचीन भारत की कहानी पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम होता है, हम लोग अनुमान लगाते हैं, और ये अनुमान में 2-3 साल का कंफ्यूजन होता है अलग अलग सोर्स से। लेकिन आप ये याद रखिएगा, मैक्सिमम जो सोर्स है एग्जाम पर्पस के लिए, जो सोर्स है, तो एग्जाम पर्पस में ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वहां पर ये माना जाता है जो 305 ईसा पूर्व में मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ है। तो ये जो 305 डेट है, ये बेस्ड ऑन मैक्सिमम सोर्स है। मैक्सिमम सोर्स जो है, मैक्सिमम इतिहासकार जो अपनी बुक में लिखते हैं, उनका मानना है जो मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ है? 305 ईसा पूर्व। तो हम लोग भी एज ए स्टूडेंट 305 ईसा पूर्व ही याद रखेंगे। तो 305 ईसा पूर्व इसका आंसर होगा। मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ है? तो 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निक्टर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था?
तो मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का किस तरीके से अंत हुआ, ये कहानी हमको जैन साहित्य से पता चलता है, जिस जैन साहित्य में हमें ये पता चलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में मगध में बहुत ज्यादा भीषण अकाल पड़ा था, जिस अकाल के कारण मगध से बहुत सारे लोग जो है दक्षिण भारत चले गए थे। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने गुरु भद्रबाहु के साथ, उसके गुरु जैन मुनि जो भद्रबाहु थे उसके साथ कहाँ गए थे, दक्षिण भारत गए और वहां पर संलेखना पद्धति के तहत अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भीषण अकाल पड़ा था। ये कहानी एक बार पढ़ लेते। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक था। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया था। जैन परंपरा के अनुसार वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया था। भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। भद्रबाहु और स्थूलभद्र दो महान जैन साधु थे। भद्रबाहु को हम लोग क्यों जानते हैं, तो दिगंबर परंपरा के ये संरक्षक थे भद्रबाहु। जिस तरीके से स्थूल भद्र को हम लोग श्वेतांबर परंपरा के संरक्षक मानते हैं, उसी तरीके से भद्रबाहु को हम लोग दिगंबर परंपरा के संरक्षक मानते हैं। तो ये भद्रबाहु जो है इसकी सदस्यता ग्रहण की। इसके शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इसी में कहानी में आता है जो मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने में पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप वह अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ सरबन बेलगोला में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की किस तरीके से देहांत हुई इस कहानी में हमें पता चलता है। जो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो ये कहानी से पता चलता है। तो किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो है आपको चाणक्य था। देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। जिस कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था। आंसर क्या आ जाएगा, 9th का ए। नेक्स्ट, किससे मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किससे मुक्ति दिलाया, किससे आजादी दिलाई चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजा, यूनानी जो संरक्षक थे, यूनानी जो सेनाएं थी उससे पश्चिमी भारत को मुक्ति दिलाया, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखते थे, यूनानी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 300 आपको 27 से लेके 325, 327 से 325 बीसी, इस टाइम पीरियड में आपको अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। 327 से लेके 325 बीसी, याद रखिएगा 327 से 325 बीसी में पश्चिमी भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है और पश्चिमी भारत को जीत लेता है और अपने सिपाही, अपने जो प्रतिनिधि है उसको पश्चिमी भारत में नियुक्त करता है। 323 ईस्वी में जब सिकंदर मर जाता है, 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर मर जाता है, तो इसके मरने के बाद जो यूनानी साम्राज्य पश्चिमी भारत में शासन कर रहा था उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, कोई इसको नेतृत्व प्रदान करने वाला नहीं था। इसी अराजकता और की स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य जो है पश्चिमी भारत से यूनानी जो सिपाही थे, यूनानी जो संरक्षक थे, उसको यहां से भगाता है, उसे इस इलाके से भागने से के लिए मजबूर करता है और पश्चिमी भारत में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये कहानी से हमें पता चलता है जो किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो यूनानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी जो है किससे लड़ा था, अर्थात देखिए यहां पर आपको भारत है, यहां पर आपको ये पर्सिया है और यहां पर आपका यूनान है। तो
अलेक्जेंडर के आने से पहले भारत पर ईरानी अटैक किया था। भारत पर सबसे पहले प्राचीन भारत में हम लोग किसको देखते हैं जिसने भारत पर अटैक किया? तो ईरानी ने अटैक किया था। ईरानी ईरानी को पराजित करके डेरियस, उस वहां का जो राजा है डेरियस, तो डेरियस 3 को पराजित करके अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। जब भारत यूनान से सिकंदर आ रहा था तो ईरान में जो राजा डेरियस था, जिस डेरियस का साम्राज्य भारत तक भी फैला हुआ था, इस डेरियस को पराजित करके क्या हुआ? सिकंदर भारत तक पहुंचा था, पश्चिमी भारत तक पहुंचा था। तो यूनानी सिकंदर ने पहले ईरानी को पराजित किया था, फिर भारत में आया था। फिर हम लोग देखते शको और यूचियो से। शको और यूचियो का आक्रमण कब होता है? जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य वंश का पतन हो जाता है। मौर्य वंश का पतन 185 बीसी में होता है। तो फिर भारत पे जो 4 विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, भारत पर जो 4 विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, उसमें से एक है शक और दूसरा है यूचियो। यूचियो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुषाण के नाम से। तो शक और यूचियो की कहानी हम कब पढ़ते हैं? जब मौर्य वंश का कहानी खत्म हो जाता है। तो ये भी 4 ऑप्शन दिख गया जो शक और यूचियो के बारे में मौर्य वंश की कहानी खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? यूनानी। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानी। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है? तो इंडिका। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पता चलता है। इन जनरल पाटलिपुत्र में क्या नियम कानून था, पाटलिपुत्र की क्या स्थिति थी, तो वे पढ़ता। मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मौर्य काल के जो अलग अलग विभाग है, मौर्य काल के जो अलग अलग नियम है, उसका इन जनरल इंफॉर्मेशन हमको अर्थशास्त्र से मिलता है। लेकिन पाटलिपुत्रा का जो प्रशासनिक ढांचा था, पाटलिपुत्रा का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उसका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमको इंडिका से मिलता है। तो टोटल मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का इंफॉर्मेशन हमको इन जनरल अर्थशास्त्र से मिलता है, लेकिन पाटलिपुत्रा का इंफॉर्मेशन हमको इंडिका से मिलता है, जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई बुक है। मेगस्थनीज के विवरण से मौर्य सम्राट की कर्मठता और कार्यकुशलता का विवरण मिलता है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्रा की काफी प्रशंसा की है। नगर प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था। इसी से इंडिका से हमें पता चलती है जो नगर जो था पाटलिपुत्र नगर, इसका एक प्रबंध एक नगर परिषद से होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी। तो 6 समितियों के बारे में इंडिका से पता चलता है, जिसमें 5-5 सदस्य थे। नगर के मध्य चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रसाद था। मेगस्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में यह सूसा और एक बतना के राजमहल भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। तो ये मेगस्थनीज बता रहा है जो पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, उसकी तुलना, उसकी भव्यता का तुलना विदेशी राजाओं का जो महल है उससे भी नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा, इतना बड़ा महल पाटलिपुत्रा में था। तो ये सब इंफॉर्मेशन पाटलिपुत्रा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई इंडिका से मिलती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो हम लोग देखते हैं जो प्राचीन भारत में जब राजनीतिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन है? नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद हम लोग पढ़ते हैं शक वंश। मौर्य वंश के बाद हम लोग पढ़ते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। जब हम लोग शुंग और कण्व की कहानी पढ़ते हैं उसी समय भारत में आने वाले 4 विदेशी आक्रमणकारी को भी पढ़ते हैं। उसमें है इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और पार्थियन। तो मौर्य वंश को की जो स्थापना होती है वे उससे पहले नंद वंश का साम्राज्य होता है, जिसमें जो धनानंद होता है मगध का राजा, उसको मार करके मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश की। मौर्य वंश जब खत्म होगा तब शुंग वंश स्टार्ट होगा। उसके बाद 4 विदेशी आक्रमणकारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें कुषाण की भी कहानी पढ़ेंगे। जब कुषाण खत्म होगा फिर गुप्त की कहानी आएगी। गुप्ता की कहानी कब से आती है? 320 एडी से। 320 ईस्वी से गुप्ता की कहानी आती है।
तो देखिए, सिंध और पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुआ। पहले हमने बताया जो पश्चिमी भारत पर यूनानियों को चंद्रगुप्त मौर्य ने भगाया, उसके बाद ये मगध पर अटैक करना शुरू किया है। मगध में उस समय धनानंद का शासन था। अपनी असीम शक्ति और संसाधन और संपत्ति के बावजूद वह जनता में और लोकप्रिय था। यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था। तो इससे पता चलता है जो नंद वंश का जो राजा धनानंद था उसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी इस कहानी से। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज और उसकी इंडिका। तो इंडिका ऋग्वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। पुराण जो 18 पुराण, मेन पुराण जो 18 पुराण है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई नहीं है। अर्थशास्त्र जो है आपको किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेल्यूकस निक्टर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में मेगास्थनीज को भारत भेजा था। और मेगास्थनीज ने अपने समय तक मेगास्थनीज बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी लिखा और सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। यह जो इंडिका है आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिका में लिखी हुई बातों को अनेक यूनानी लेखक अपनी बुक में लिखे हैं। इंडिका का रेफरेंस लेके अनेक यूनानी लेखक अपनी बुक में भारत का वर्णन किया है। तो उस आधार पर हमें इंडिका में लिखी हुई बातों का इंफॉर्मेशन पता चलता है। देखिए यहाँ लिखा है, दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है, तथापि इसके अंश उद्धरण के रूप में अनेक यूनानी रोमियो लेखक के द्वारा यूज किया गया है। तो इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया वो बुक आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस जो है हमें अवेलेबल मिलता है दूसरे इतिहासकारों के बुक से। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपको है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री भी था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु भी था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो आप एक तरीके से समझिए जो मालिक भी था। तो कौटिल्य विष्णुगुप्त जो था आपको अर्थशास्त्र का लेखक था। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो अशोक के 14 बृहद शिलालेख है। 14 बृहद शिलालेख है, उसमें जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है। इससे हमें यह पता चलता है जो अशोक ने कलिंग को जीता था। कलिंग को जीतने के बाद अशोक जो है बहुत ही दुखी होता है और कहता है अब मैं आगे युद्ध नहीं करूंगा। इसी 13वें शिलालेख में वो जो है अपने पड़ोसी देश के राजा जो है उसका वर्णन करता है। जैसे देखिए यहाँ पर अशोक लिखवाता है धम्म में शिलालेख में 13वें शिलालेख में, जो देवताओं का प्रिय प्रिय धर्म विजय को ही सबसे मुख्य समझता है। देवताओं का प्रिय कौन? अशोक। धर्म से विजय प्राप्त करना चाहिए। यह अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेश में 600 योजन तक, जिसमें अंत्योक नामक यवन राज एवं अन्य 4 राजा तुर्मय, अंतिकित, मग और अलिक सुंदर है, तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य और ताम्रपन्नी तक से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपन्नी जो है आपको श्रीलंका को ताम्रपन्नी भी कहा जाता था प्राचीन काल में। तो ये जो प्राचीन काल में अशोक के पड़ोसी राजा है, पड़ोसी जो देश है, उसका वर्णन हमको कहां से मिलता है? 13वें बृहद शिलालेख से। 13वें बृहद शिलालेख से, पत्थर पर, बड़े पत्थर पर जो लिखा गया इंफॉर्मेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख, 13वें शिलालेख से। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? अब ये बौद्ध संगति पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग को प्राचीन भारत में 4 बौद्ध संगति के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो अजातशत्रु के समय हुआ, सेकंड जो आपको कालाशोक के समय हुआ, और तीसरा जो मौर्य शासक अशोक के समय हुआ है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति। तृतीय कहां पर हुआ है? पाटलिपुत्रा में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251
ईसा पूर्व, 251, कहीं कहीं 250 ईसा पूर्व भी कई बुकों में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 250 251, क्योंकि हम आपको बताएं जो प्राचीन भारत में डेट को लेकर 1-2 साल का कंफ्यूजन अलग अलग इतिहासकारों में मिलता है। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ है? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला जो मौर्य शासक है अशोक है। इसका इंफॉर्मेशन हमें 13वें बृहद शिलालेख से पता चलता है। 13वें बृहद शिलालेख से पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 23 का सी। देखिए तृतीय बौद्ध संगति, यहां देखिए 250 ईसा पूर्व लिखा गया। स्थान कहां था? पाटलिपुत्र था। शासक कौन था? अशोक था। मौगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। माना यह जाता है जो अशोक को बौद्ध धर्म में सम्मिलित करवाने के लिए, अशोक को बौद्ध धर्म में से जुड़ने के लिए जिस लोगों का सहयोग मिला था उसमें एक मौगलीपुत्र तीस भी है। तो मौगलीपुत्र तीस जो है अशोक को बौद्ध धर्म से जोड़ा है। तो ये है आपको तृतीय बौद्ध संगति। और तृतीय बौद्ध संगति में ही अभिधम्म पिटक की रचना होती है। और तृतीय बौद्ध संगति को हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति में ही ये डिसीजन लिया गया जो बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावे जो विदेशी देश है वहां पर भी किया जाए। और अशोक ने अपने राजदूत, अपने आदमियों को पड़ोसी देश में भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कब भेजा गया और किस राजा के शासनकाल में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का कोशिश किया गया? तो यह अशोक। और तृतीय बौद्ध संगति के बाद यह निर्णय लिया गया जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पड़ोसी देश में भी होना चाहिए। किस युद्ध में हुई भारी तबाही और जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। तो हमने देखा जो 13वां बृहद शिलालेख है उससे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है जो कलिंग युद्ध के बाद उसने कहा जो अब हम युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की से साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो यह है आपको 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कलिंग विजय। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय प्राप्त किया और उसने कहा जो अब हमें युद्ध नीति नहीं अपनाना है, धर्म की नीति अपनानी। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म क्या था? नैतिक विचार, नैतिक आचार संहिता, जो हमें किस टाइप का जीवन जीना चाहिए, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो धम्म क्या है? यह आपको नैतिक आचार संहिता है। देखिए अशोक का धम्म, अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचरणों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। तो अपने प्रजा लोगों की जो नैतिक उत्थान है उसको अच्छा करने के लिए, नैतिक व्यवहार सिखाने के लिए जो काम किया गया, जो आचार संहिताएं बताएगी, उसको जो उन्होंने जो पिलर पर लिखवाया, उन्होंने उसे शिलालेख पर लिखाया। तो ये सब बातें क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। और धम्म में क्या बातें लिखी गई है? जो आदमी को कम पाप करना चाहिए, ज्यादा पाप नहीं करना चाहिए, अत्यधिक लोगों का कल्याण करना चाहिए, दया करना चाहिए, दान करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए, जो साधु सन्यासी हो उसका सम्मान करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्या अच्छा काम करना चाहिए, क्या बुरा काम नहीं करना चाहिए, ये सब जो है बातें हमें अशोक के धम्म से पता चलता है। तो देखिए धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है। वस्तुतः यह देखा जाए तो यही धर्म और उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रथम कारण है। तो अशोक का बारे में जो सारा इंफॉर्मेशन हमको इतना डिटेल ढंग से पता चलता है, तो अशोक का जो धम्म था, जो अशोक ने लोगों के नैतिक उत्थान के लिए जो इंफॉर्मेशन लिखवाया, उसी से हमें अशोक का भी इंफॉर्मेशन पता चलता है, जो अशोक किस टाइप का आदमी था, किस टाइप का राजा था। तो अशोक का धम्म क्या था? नैतिक आचार संहिता। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? तो मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था वह पाटलिपुत्र ही था, जहां पर साम्राज्य रहता था। इसके अलावे साम्राज्य के अनेक भागों में अदालतें भी थी, लेकिन जो केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था। देखिए मौर्य के एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सम्राट जो था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत था। तो अंतिम अदालत कौन था? सम्राट ही था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें थी।
न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, जिसको हम लोग धर्मस्थीय और कंटकाशोधन कहते थे। तो धर्मस्थीय को आजकल हम लोग सिविल केस कहते हैं, और कंटकाशोधन को क्या कहते हैं? फौजदारी, क्रिमिनल केस। कंटकाशोधन को हम लोग क्रिमिनल केस कहते हैं। तो मध्यकालीन भारत में धर्मस्थीय को क्या कहा जाता था? दीवानी केस। और कंटकाशोधन को मध्यकालीन भारत में क्या कहा जाता था? फौजदारी केस। आधुनिक भारत में कंटकाशोधन को क्या कहते हैं? क्रिमिनल केस। और धर्मस्थीय को सिविल केस। तो ये याद रखिएगा, जो मध्यकालीन भारत में कौन सा शब्द है, प्राचीन भारत में कौन सा शब्द है, और आधुनिक भारत में कौन सा शब्द है। तो प्राचीन भारत में धर्मस्थीय था, मध्यकालीन में धर्मस्थीय बदल गया आपको दीवानी में, और आधुनिक भारत में उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिविल लॉ, सिविल लॉ। और मध्यकाल में कंटकाशोधन को क्या कहते थे? कंटकाशोधन को हम लोग कहते थे फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। और आजकल हम लोग क्या कहते हैं उसको? क्रिमिनल लॉज। तो ये हो गया आपको 26। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? पाटलिपुत्र में था, जहां पर सम्राट रहता था। इसके अलावा जो 4 प्रांत के बारे में अशोक के शिलालेख से इंफॉर्मेशन मिलता है, जो प्रांतीय शासन का, वह है कौन सा? उदीच्य, अवंतीरट, कलिंग और दक्षिण पथ। इस प्रांतीय शासन को हम लोग और भी आगे थोड़ा सा डिटेल ढंग से समझते हैं, अगले क्वेश्चन में वहां डिस्कशन करते हैं। देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा का अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अशोक जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी धार्मिक स्थान थे उसका यात्रा किया था। इसका इंफॉर्मेशन हमको अशोक के 8वें शिलालेख से पता चलता है। अशोक के देखिए 8वां शिलालेख से पता चलता है, तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बौद्ध धर्म से रिलेटेड जगहों का यात्रा किया। संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा। संबोधि की यात्रा की मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए, धार्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा किया था। तो 10वें वर्ष, अपने अभिषेक के 10वें वर्ष वे कहाँ गया था? तो सबसे पहले वो बौद्ध गया था। वे कहाँ गया था? सबसे पहले बौद्ध गया था। सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। कब किया? अपने अभिषेक के 10वें वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बौद्ध गया। उसका दो, वे लुम्बिनी भी गया था। अपने अभिषेक के वो 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बौद्ध गया। अशोक वैशाली भी गया है, कुशीनगर भी गया है। तो जो भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जगह है वहां पर गया है। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड टोटल 8 जगह इंपॉर्टेंट जगह है, जिसमें राजगीर आता है, नालंदा आता है, वैशाली आता है, कुशीनगर आता है, सारनाथ आता है। तो जो भी महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जगह है वहां पर अशोक गया था। तो सबसे पहले बौद्ध गया था। कब? अपने अभिषेक के 10वें वर्ष। और लुम्बिनी कब गया है? अपने अभिषेक के 20वें वर्ष। और ये सारा इंफॉर्मेशन हमें अशोक के 8वें शिलालेख से पता चलता है। देखिए यहाँ पर अशोक जो है बौद्ध धर्म में किसके द्वारा दीक्षित होता है? दीप वंश महावंश आपको बौद्ध धर्म के बुक है, उसके अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध में दीक्षित किया था। सबसे पहले हम देखते हैं जो अशोक को उसके शासन के 7वें वर्ष निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बुद्ध बना। मोगलीपुत्र तिस जो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी करता है। याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तिस के ही प्रभाव में अशोक जो है पूर्ण रूपेण बौद्ध बना है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ दिव्य वादन एक बुक है, उसके अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को दीक्षित किया था। तो अलग अलग सोर्स से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन याद रखिएगा उपगुप्त का भी नाम हम लोग जानते हैं। जो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो उपगुप्त ने किया। यह इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? तो दिव्यावदान से मिलती है। उसके अलावा दीप वंश महावंश से हमें क्या मिलता है इंफॉर्मेशन? जो बौद्ध धर्म में अशोक को किसने दीक्षित किया? तो निग्रोध नामक एक 7 वर्षीय भिक्षु ने किया। तो 2 नाम याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में अशोक को किसने दीक्षित किया? तो उपगुप्त और निग्रोध, 2 अलग अलग सोर्स से। इसके अलावा मोगलीपुत्र के तिस के प्रभाव में अशोक जो है पूर्ण रूपेण बौद्ध बना है। ठीक है, हम देखते हैं अशोक अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया? तो हम लोग अभी देखे थे राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है यह
कहाँ गया था? 10वें वर्ष या बौद्ध गया गया था। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो अशोक के स्तंभ लेख हमको चंपारण से मिलता है। अशोक के स्तंभ लेख हमको कहां से मिलता है? तो बिहार में चंपारण से मिलता है। देखिए चंपारण में कौन कौन सा अभिलेख है? तो लौरिया अरेरेज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। यहां पर ये तीनों क्या है? पिलर अभिलेख है। 3 पिलर अभिलेख है। 3 पिलर अभिलेख है। यहां पर देखें, ये है लौरिया अरेरेज जो आपको पूर्वी चंपारण में है। ये कहां पर है? पूर्वी चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ ये कहां पर? पश्चिमी चंपारण में। रामपुरवा ये भी पश्चिमी चंपारण में है। तो ये 3 जो आपको स्तंभ अभिलेख है, ये अशोक के कहां पर मिलते हैं? हमें चंपारण में मिलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो स्तंभ लेख नहीं है, तो अभी हम लोग देखे थे लौरिया नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण में, वहां तो है। लौरिया अरेरेज जो पूर्वी चंपारण में है, वहां तो है। रामपुरवा जो पश्चिमी चंपारण में है, वहां तो है। और रुम्मनदई, रुम्मनदई जो है आपको बिहार में नहीं है। रुम्मनदई जगह कहां पर है? नेपाल में है। रुम्मनदई में भी आपको मिलता है अशोक के लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में रुम्मनदई प्रज्ञापन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। रुम्मनदई जो है आपको लघु स्तंभ लेख है अशोक का, लेकिन रुम्मनदई जगह जो है वे कहां पर है? नेपाल में है। तो इसके ये इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। ये रुम्मनदई अभिलेख से ही हमें ये पता चलता है, जो अपने अभिषेक के 20 वर्ष पश्चात देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं स्वयं यहाँ आया था। कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर था? लुम्बिनी में था। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? अशोक के रुम्मनदई लघु स्तंभ लेख से मिलता है। अशोक के लघु स्तंभ लेख। देखिए, जो स्तंभ लेख है और शिलालेख है, तो स्तंभ लेख भी 2 प्रकार का है, एक लघु और एक है बृहद। शिलालेख भी 2 प्रकार का, एक लघु और बृहद। तो लघु स्तंभ लेख एक हमको रुम्मनदई में मिला है, जो रुम्मनदई कहां पर है? नेपाल में है। जिससे हमें पता चलता है जो अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी गया था, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है तो रुम्मनदई। बाकी जो 3 है, लौरिया अरिरेज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये बिहार में ही है। तो 30 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस मौर्य साम्राज्य के जो टॉपिक में टोटल 59 क्वेश्चन था, उससे 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद है आपको डिटेल ढंग से ये कहानी जो है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके, कोई क्वेरी हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस जो टॉपिक है इसका पीडीएफ या पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के हमसे मांग सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।